हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखो दोस्तों, कल की क्लास में हमने राव चूड़ा के बारे में अध्ययन किया था और मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था कि राव चूड़ा को क्या कहा जाता है। सभी विद्यार्थी कंफ्यूज भी हुए लेकिन आंसर भी सटीक दिया, इसलिए आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र भी हैं। राव चूड़ा को मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सबसे पहले जवाब दिया था बंटी यादव ने। उसके बाद सिमरन यादव ने, रोहित यादव ने, विजय यादव ने, बिरजू यादव ने, पूनम कुमारी ने, चंदा सैनी ने, प्रियंका सैनी ने, अंशुमान सिंह शेखावत ने, अंकित मेचू ने इस प्रश्न का सटीक जवाब दिया और ये नागौर से नरेंद्र सिंह ने दिया। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, यदि मेरी क्लास से आपको पसंद आ रही है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए यूं ही बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करते रहें। देखो दोस्तों, मेरे पास ना कोई कैमरा है ना ही सुख सुविधाएं हैं, केवल कैमरे से फोन से रिकॉर्ड है और ये सामान्य साधनों के माध्यम से मैं आपको इतना सब कुछ अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक संभव होगा, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। दोस्तों, आज की क्लास में हमें राव चूड़ा के बाद जो शासक बना था राव जोधा, उसकी चर्चा करते हैं। राव चूड़ा, राव रणमल की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। राव जोधा का जो शासनकाल है दोस्तों, वह 1438 से लेकर 89 ईस्वी तक था। राव जोधा क्या था? राव जोधा मारवाड़ का एक प्रतापी शासक हुआ है। डॉक्टर ओझा और कर्नल जेम्स टोड ने राव जोधा को मारवाड़ का प्रतापी शासक माना है। दोस्तों, राव जोधा जिसने 13 मई, ध्यान देना, 13 मई 1459 ईस्वी में एक शहर बसाया अपने नाम पर, जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर बसाया। ध्यान देना, राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी को अपने नाम पर एक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? जोधपुर शहर बसाया। हाँ दोस्तों, ये वही जोधपुर है जिसको नीला शहर कहा जाता है। देखो क्या क्या कहते हैं, नीला शहर कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है। देखो क्या क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। सूर्य नगरी कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सन सिटी कहते हैं। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान में मरुस्थल का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहते हैं। सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर कब बसाया गया? 13 मई 1459 ईस्वी को। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। इससे 1459 के 100 वर्ष बाद 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने, किसने? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? उदयपुर की स्थापना की थी। कब? 1559 ईस्वी में। 1459 के कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद। और इसी 1559 के 100 वर्ष बाद 1659 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध?
दोराई का युद्ध लड़ा गया था। दोराई का युद्ध, दोराई का नहीं, दो भाई थे, यानी दोराई का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, जो दोनों किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। तो ध्यान देना है कि 1459 के 100 वर्ष बाद 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। 1559 के 100 वर्ष बाद 1659 में दोराई का युद्ध लड़ा गया। दोराई नहीं, दो भाई थे। कौन कौन? दारा शिकोह और औरंगजेब। कौन कौन है? दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा चला गया था तारागढ़ दुर्ग में। कहां चला गया था? तारागढ़ दुर्ग में। ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? अजमेर वाला है। जिसका नाम किसके नाम पर तारागढ़ पड़ा? ताराबाई के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा? ताराबाई के नाम पर पड़ा था। इससे पहले इस दुर्ग को अजमेरू दुर्ग कहा जाता था। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 1459 में जोधपुर, 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई और 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध लड़ा गया था। वही राव जोधा है, वह मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वैसे सामंत प्रथा की शुरुआत तो किसने की थी? आप सभी को पता है, चूड़ा ने। लेकिन मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? राव जोधा कहलाता है। किसने कहा है कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा है? ओझा ने कहा है। किसने कहा है? ओझा ने कहा है। राव जोधा जब भी गद्दी पर बैठने आता है, तब देखो क्या घटना घटित होती है। राव जोधा जब गद्दी पर बैठने आता है, तब मेवाड़ से कुंवर चूड़ा, या हम कह सकते हैं कुंवर चूड़ा, कुछ सैनिक भेजकर पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तब राव जोधा दोस्तों कहां चला जाता है? राव जोधा चला जाता है हड़बूजी के पास। यानी जब कुंवर चूड़ा कुछ सैनिक भेजकर पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है, तब राव जोधा किसके पास जाता है? हड़बूजी के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? हड़बूजी के पास चला जाता है, जो राजस्थान के 5 पीरों में से एक पीर थे। 5 पीर कौन कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मंगलिया मेहा जी, हड़बू जी। ध्यान देना, 5 पीर है, ठीक है ना। तो किसके पास चला गया? राव जोधा हड़बूजी के पास चला गया। तब हड़बूजी ने इन्हें अपनी तलवार, उन्होंने अपनी एक तलवार और कुछ राई दी थी। सरसों की जो राई होती है वह दी थी। किसको? राव जोधा को। और जोधा उसके बाद जहां जहां पर वह सरसों की राई बिखेरता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। इन हड़बूजी का जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। साथ साथ हम ये भी चर्चा कर लेते हैं, हड़बूजी का जन्म कहां हुआ था? बुंदेल नागौर में हुआ था। जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। कौन? हड़बूजी। किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। यही हड़बूजी वचन सिद्ध पुरुष भी कहलाते हैं, यानी वचन सिद्ध पुरुष थे, जो वचन देते थे उसको भी पूरा करते थे। तो ध्यान देना है कि जब कुंवर चूड़ा पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है, तब राव जोधा कहां चला जाता है? हड़बूजी के पास चला जाता है। हड़बूजी का जन्म बुंदेल नागौर में होता है। जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वचन सिद्ध पुरुष थे। राव जोधा जब हड़बूजी को सारी बातें बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तब हड़बूजी राव जोधा को एक तलवार और सरसों की राई देते हैं, जिसे जोधा जहां जहां बिखेरता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। इस प्रकार जब जोधा का कार्य सिद्ध हो जाता है, तो वह हड़बूजी को
एक गांव उपहार में देता है। कोई भी दोस्तों पूछे कि वह गांव कौन सा है, वह गांव है बेंगटी गांव। कौन सा गांव है? बेंगटी गांव। कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो ध्यान देना है कि जब जोधा का कार्य सिद्ध हो जाता है तो राव जोधा हड़बू को बेंगटी गांव जोधपुर उपहार में देता है। बैसे बेंगटी और बैसे बेलगाड़ी, इसी बेंगटी गांव में हड़बू जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इसी गांव में हड़बू जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, जहां पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है इनके मंदिर में? बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसके मंदिर में? हड़बू जी के मंदिर में। मंदिर कहां बना हुआ है? बेंगटी गांव जोधपुर में बना हुआ है। बेंगटी गांव में क्यों बना हुआ है? क्योंकि यह राव जोधा ने हड़बू जी को भेंट के रूप में दिया था। हड़बू जी का वाहन, हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार है। क्या है? सियार है। जो किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी कौन है? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो दोस्तों ध्यान देना है कि राव जोधा कहां चला जाता है? हड़बू जी के पास चला जाता है। हड़बू जी का जन्म कहां हुआ? बुंडेल नागौर में हुआ। किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वचन सिद्ध पुरुष थे। राव जोधा ने हड़बू जी को खुश होकर कौन सा गांव दिया? बेंगटी गांव दिया, जहां पर क्या बना हुआ है? हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार है। हड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब दोस्तों जोधपुर नगर बसाने के बाद राव जोधा करणी माता के आशीर्वाद से एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की। जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा? हाँ तो दोस्तों तो ध्यान देना, 13 मई 1459 को जोधपुर बसाया, जिसे सन सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, नीला शहर कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होता है, ये क्या है? एक चिड़िया की जैसी आकृति है। ध्यान देना, ये क्या है? एक चिड़िया की जैसी आकृति है। इस पहाड़ी को हम कह सकते हैं चिड़िया टूक की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? चिड़िया टूक की पहाड़ी। कहां पड़ती है? जोधपुर में। तो राव जोधा करणी माता के आशीर्वाद से, किसकी आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से 1459 ईस्वी में ही चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाता है, जिसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? मेहरानगढ़ का दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। ध्यान देना, किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता कौन थी? करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की और चारणों की कुल देवी है। कौन है? बीकानेर के राठौड़ों और चारणों की कुल देवी है, जिसका मंदिर बीकानेर की नोखा तहसील में, कौन से में? बीकानेर की नोखा तहसील में देशनोक में बना हुआ है, जिसका चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। कोई भी आपसे पूछे कि करणी माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में भरता है। इसके जो पुजारी है वो बारीदार कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं? बारीदार कहलाते हैं। और वंशज देपावत कहलाते हैं। इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा भेंट किया गया था। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? सफेद चील होता है। तो दोस्तों किसके आशीर्वाद से राव जोधा ने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता कौन है? बीकानेर व चारणों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुल देवी है।
जिसका प्रतीक चिन्ह सफेद चील होता है, इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। इसका मंदिर देश नोखनोका तहसील बीकानेर में बना हुआ है। इसके पुजारी बारीदार और वंशज देपावत कहलाते हैं। इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर का प्रवेश द्वार महाराजा गंगा सिंह के द्वारा भेंट किया गया था। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी जो आकृति है वह किसके जैसी है? मोर के पंख के जैसी है। किसके जैसी है? मोर के पंख के जैसी है। और मोर के पंख के जैसी होने के कारण मेहरानगढ़ को मयूर ध्वज गढ़ या मोर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़ या मोर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को। दोस्तों, जब इस दुर्ग का निर्माण किया जा रहा था तो ये बार बार पड़ रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार टूट रहा था। तब राव जोधा को इस दुर्ग की क्या थी? चिंता थी। और चिंता होने के कारण इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग में एक जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई थी। प्रश्न पूछ ले कि इस दुर्ग में जिस जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई थी उस व्यक्ति का नाम क्या था? इस दुर्ग में राजा राम, ध्यान देना, राजा राम खड़ेला या आप कह सकते हो रजिया भांबी की बलि दी गई थी। किसकी बलि दी गई थी? रजिया भांबी की बलि दी गई थी। इसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और जिस स्थान पर इसे जिंदा चुनवाया गया था वह स्थान आज सिलह खाना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ध्यान देना कि मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में एक जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई थी। उस व्यक्ति का क्या नाम था? राजा राम खड़ेला या रजिया भांबी कह सकते हो, या आप राजा राम भांबी भी कह सकते हो। इसी दुर्ग को सूर्य नगरी के कारण, ध्यान देना, इसी दुर्ग को सूर्य नगरी के कारण सूर्यमुखी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूर्यमुखी भी कहते हैं और कागमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागमुखी भी कहते हैं। अब कोई भी आपसे पूछे कि मेहरानगढ़ दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को मोर के पंख की आकृति के समान होने के कारण मयूर ध्वज जो है मोर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी के कारण सूर्यमुखी व कागमुखी के नाम से जाना जाता है। जोधा के द्वारा दुर्ग की चिंता करने के कारण गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। इस दुर्ग में राजा राम खड़ेला व रजिया भांबी की बलि दी गई थी। इस दुर्ग के बारे में एक विदेशी इतिहासकार यहां पर आया जिसका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। जानते हो क्या इसका नाम? कभी सुना है क्या? मोगली, अरे जंगल बुक का रचयिता। कौन से बुक का रचयिता? जंगल बुक का रचयिता, जिसने जंगल बुक लिखी थी। रूडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग तो देवताओं, अप्सराओं व परियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? देवताओं, अप्सराओं व परियों के द्वारा निर्मित है। किसने कहा? रूडयार्ड किपलिंग ने कहा। कौन से दुर्ग के बारे में? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। क्या कहा? कि जोधपुर का मेहरानगढ़ तो ऐसे लगता है जैसे देवताओं, अप्सराओं या परियों के द्वारा निर्मित है। इसी रूडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग, अजमेर वाला नहीं, कौन सा? बूंदी वाला। इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में यह कहा है कि यह दुर्ग भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित है। यानी देवताओं के द्वारा तो किससे बताया? मेहरानगढ़ दुर्ग को, और भूत प्रेतों के द्वारा तारागढ़ बूंदी दुर्ग को बताया। किसने? रूडयार्ड किपलिंग ने। तो ध्यान देना है दोस्तों कि रूडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग को देवताओं, अप्सरों, परियों के द्वारा निर्मित दुर्ग बताया है और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग बताया है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है।
कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब कोई आपसे पूछ ले कि इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है? इस दुर्ग में शंभू बाण, किलकिला खां, गजनी खां नामक तोपें हैं। देखो, इस दुर्ग में शंभू बाण, किलकिला खां और गजनी खां नामक तोपें हैं। इसी दुर्ग में भूरे खां की मजार है, इसी दुर्ग में सूरी मस्जिद है, इसी दुर्ग में धन्ना भीमा की छतरियां बनी हुई है। और इसी दुर्ग में राव जोधा के द्वारा अपनी आराध्य देवी चामुंडा माता का और अपनी कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। किसने? राव जोधा ने। तो ध्यान देना, मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या क्या है? शंभू बाण, किलकिला खां, गजनी खां नामक तोपें हैं, भूरे खां की मजार है, सूरी मस्जिद है, धन्ना भीमा की छतरियां है, आराध्य देवी चामुंडा माता और कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। कोई भी आपसे पूछे कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? करणी माता। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? तब आपका जवाब होना चाहिए कौन सी है? चामुंडा माता। दोस्तों, यहां पर जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, इस चामुंडा माता के मंदिर में ध्यान देना, इस चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को, कभी 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मच गई, जिसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे जसराज चोपड़ा कमेटी कह सकते हो, चाहे जसराज चोपड़ा आयोग कह सकते हो। तो कोई भी आपसे पूछे कि जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन कब किया गया? 30 सितंबर 2008 को। किसकी जांच करने के लिए? चामुंडा माता के मंदिर में जो भगदड़ मची थी उसकी जांच करने के लिए। इस प्रकार दोस्तों, राव जोधा दुर्ग का भी निर्माण कर लेता है और जोधपुर नगर भी बसा लेता है और उसे अपनी राजधानी भी बना लेता है। राव जोधा जोधपुर को अपनी क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है। तब उसी समय कुंभा, जो मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए गया हुआ था, वह मारवाड़ की तरफ बढ़ता है, मारवाड़ पर चढ़ाई कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हंसाबाई की मध्यस्थता से राव जोधा और मेवाड़ के शासक कुंभा के मध्य 1453 ईस्वी में एक संधि होती है, जिसे आंवल बांवल की संधि कहा जाता है। दोस्तों, आंवल बांवल की संधि क्या थी? उसका मुख्य कारण क्या था? इसकी चर्चा हम अभी करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? आपको इसका जवाब देना है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फटाफट ले, टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और समय के कारण कई बार क्या होता है, वीडियो लंबा बन जाता है, जिसके कारण हम वीडियो को देख नहीं पाते हैं। और एक आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। क्यों? क्योंकि वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या है। देखो दोस्तों, 1453 ईस्वी में एक संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है? आंवल बांवल की संधि। क्या नाम है? आंवल बांवल की संधि। यह संधि दो लोगों के मध्य होती है। एक तरफ तो कौन है दोस्तों? राव जोधा, मारवाड़ का शासक। एक तरफ कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा, कहां का शासक? मेवाड़ का शासक। और बीच में मध्यस्थता कौन करता है? हंसाबाई। कौन करता है? हंसाबाई। दोस्तों, इस संधि का मुख्य कारण क्या था?
जैसे मान लो दोस्तों ये क्या है, मेवाड़ है, क्या है, मेवाड़, और ये क्या है दोस्तों, मारवाड़ है। इन दोनों के मध्य की सीमा का निर्धारण करना था, यानी इन दोनों के मध्य की सीमा का निर्धारण करना था। और इस संधि के तहत यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोजत है, और सोजत कहां पड़ता है, पाली में। कहां पड़ता है, पाली में। तो आवल बावल की संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य की सीमा का केंद्र बिंदु किसे माना गया, सोजत पाली को। यानी किसको मानकर मारवाड़ और मेवाड़ की, किसको अपना केंद्र मानकर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा तय की गई थी, सोजत पाली को अपना केंद्र मानकर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा तय की गई थी। इस संधि का मुख्य कारण क्या था, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का अंकन करना, सीमा का निर्धारण करना। लेकिन इस संधि की एक शर्त के अनुसार दोस्तों क्या होता है, राव जोधा के एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, श्रृंगारी देवी भी बोल सकते हो आप, और महाराणा कुंभा के एक पुत्र था जिसका नाम था रायमल, राणा रायमल। ध्यान देना, क्या नाम था, रायमल। इस संधि के अनुसार श्रृंगारी देवी का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, रायमल के साथ कर दिया जाता है। यानी राव जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया जाता है। ये वही श्रृंगारी देवी है जिसने चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसने चित्तौड़गढ़ जिले में एक बावड़ी बनवाई, जिले में एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी का नाम क्या था, गोसुंडी बावड़ी। यानी चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी बावड़ी बनवाई, गोसुंडी बावड़ी बनवाई। किसने, श्रृंगार देवी ने। कहां पर बनवाई, चित्तौड़गढ़ जिले में बनवाई। इसी गोसुंडी बावड़ी से हमें सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। इसी गोसुंडी बावड़ी से हमें किसकी जानकारी मिलती है, ध्यान देना, किसकी जानकारी मिलती है, वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। कोई भी आपसे पूछे कि सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की जानकारी किससे मिलती है, तब आपका जवाब होना चाहिए गोसुंडी बावड़ी से, जिसका निर्माण किसने करवाया, श्रृंगारी देवी ने। श्रृंगारी देवी किसकी पुत्री थी, राव जोधा की। किसकी पत्नी थी, रायमल की। रायमल किसका पुत्र था, महाराणा कुंभा का। राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य कौन सी संधि हुई, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई, 1453 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्तों कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जोधपुर में एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है रानीसर तालाब, उसका निर्माण किसने करवाया। देखो राव जोधा की एक पत्नी थी जिसका नाम था जसमा दे। क्या नाम था, जसमा दे। तो राव जोधा ने अपनी इसी पत्नी की याद में जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे कौन सा तालाब कहते हैं, रानीसर तालाब कहते हैं। ध्यान देना, कौन सा तालाब बनवाया था, रानीसर तालाब बनवाया था। किसने, राव जोधा ने। किसकी याद में, अपनी पत्नी जसमादे की याद में। अब देखो दोस्तों क्या करता है राव जोधा, अपने बड़े बेटे बीका को शासक ने बनाकर अपने छोटे बेटे राव सातल को अपना उत्तराधिकारी बना देता है, शासक बना देता है। देखो मैंने आपको पहले भी जो एक मारवाड़ के इतिहास के शासकों की ट्रिक जो बताई है, एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको बताया कि राव जोधा के 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 को इतिहास ने सुझा दिया, एक को मैंने सुझा दिया, नहीं 3 का नाम कट कर दो, बच गए राव बीका और राव सातल। राव बीका और राव सातल। तो राव बीका बड़ा था, तो राव बीका को राव जोधा क्या कहता है कि तेरे पास जो लाडनू की जागीर है वह भी मुझे दे दे और जोधपुर का राज सिंहासन छोड़कर चला जा। बीकानेर एक समझदार बेटा था, और समझदार होता है वह अच्छा बेटा कहलाता है। तो बीका कहता है कि मुझे आपका तख्त, मुझे आपकी तलवार, मुझे आपका छत्री और जोधपुर का राज्य सिंहासन दे दो, यानी जोधपुर की पूजनीय वस्तु दे दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। तब बीका कहां चला जाता है, बीकानेर। एक पंक्ति मैंने आपको बताई थी कि बीका जाकर बीका था बीकानेर में,
तो बीका कहां चला जाता है? बीका कहां चला जाता है? बीकानेर चला जाता है, यानी बीका चला जाता है जांगल प्रदेश में। और जांगल प्रदेश में जाकर 1465 ईस्वी में, कभी 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव रखता है। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की नींव रखता है। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी किसको बनाता है? अहि छत्रपुर को बनाता है। और अहि छत्रपुर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से जाना जाता है। और नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। तो बीका जाकर बीका था बीकानेर में, यानी बीका कहां चला गया? जांगल प्रदेश चला गया। कब? 1465 ईस्वी में। और उसने 1465 ईस्वी में वहां पर राठौड़ वंश की नींव रखी। और जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नागौर के नाम से। और नागौर को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। अब दोस्तों जांगल प्रदेश के बाद क्या होता है? जांगल प्रदेश के बाद 1465 ईस्वी में, सॉरी 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन, कौन से दिन? आखा तीज के दिन बीका के द्वारा कौन से शहर की स्थापना की जाती है? बीकानेर की स्थापना की जाती है। कौन से शहर की? बीकानेर की स्थापना की जाती है। और बीकानेर को अपनी राजधानी बना लिया जाता है। तो ध्यान देना है कि जांगल प्रदेश के बाद 1488 ईस्वी में राजस्थान के सभी कुंवारे जिस दिन का इंतजार करते हैं उसे आखा तीज कहते हैं, जो वैशाख शुक्ला तृतीया को आती है। इसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। राजस्थान में यह अबूझ सावा माना जाता है। कई बार कोई टाबर को सावो नहीं निकला ना, बोला आखा तीज को राख लो, दे उठनी 11 को राख लो, सुना होगा आपने। जिसमें किसी पंडित को पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसे अबूझ सावा कहते हैं। इसी दिन को बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी और उसे अपनी राजधानी बना लिया गया था। कब हुई थी? 1488 में आखा तीज के दिन। किसकी स्थापना? बीकानेर की। और जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 13 मई 1459 ईस्वी को। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 ईस्वी को। तो दोस्तों इस प्रकार राव जोधा है उसका शासनकाल पूरा होता है। और राव जोधा के बाद हम चर्चा करेंगे राव सातल की। इसकी चर्चा दोस्तों हम कल की क्लास में करेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।